वेलकम लर्नर्स टू अनअकैडमी। आज मैं सोनू यादव यहाँ पर हमारे साथ आए हैं, जो एक बहुत ही मतलब कि उन्होंने अपनी जर्नी जो स्टार्ट की थी वो टियर 3 कॉलेज से स्टार्ट की थी। और उन्होंने फिर गेट को क्रैक किया। इनफैक्ट उन्होंने जेई को भी फेल किया, फिर गेट को क्रैक किया और फिर वो आईआईटी दिल्ली से एमटेक कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनको 1 करोड़ प्लस का पैकेज भी मिला है जापान में एज अ एआई रिसर्चर। तो इनकी कंप्लीट जर्नी आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वेलकम सोनू टू दिस सेशन। तो प्लीज आप गाइड कीजिए थैंक यू। हमारे स्टूडेंट्स को कि आपने कैसे हुँ, अपनी हुँ। तैयारी स्टार्ट की। सो बेसिकली मैंने 3rd ईयर में हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था अपना, तो उस टाइम पे मैंने जस्ट ट्राई के लिए सेल्फ प्रिपरेशन शुरू किया था यूट्यूब वगैरह से ठीक है। ओके। तो मैं जस्ट 6 मंथ के अराउंड 5.5 और 6 मंथ के अराउंड मैंने प्रिपरेशन किया था। तो आई गेस 50% सब्जेक्ट कंप्लीट हुए थे, बाकी नहीं हो पाए थे। हम्म। तो उससे ही मैंने जस्ट एग्ज़ाम दिया था 2022 का। तो जस्ट मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर क्वालीफाई हो जाऊँगा तो नेक्स्ट ईयर लाइक क्लासेस वगैरह करूँगा। क्योंकि ओके। ऑलरेडी जेईई टाइम पे 2 बार मैंने ड्रॉप लेके क्लासेस किए थे, फिर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो थोड़ा वो था कि अभी पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं कहीं, ऐसा थोड़ा था। तो बट एग्ज़ाम मेरा बहुत ही अच्छा गया था। मैंने जितने सब्जेक्ट पढ़े थे वो सारे मेरे माइंड में थे। मैंने मतलब अच्छे से मैंने पढ़ रखा था, जितना ही पढ़ा था 50% के अराउंड। तो मेरे 1012 रैंक आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। हम्म। तो वो एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड ही था मेरे लिए, तो बहुत खुश था मैं उस टाइम। हम्म। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब कर सकते हैं आराम से, तो नेक्स्ट टाइम मैंने कोचिंग जॉइन किया। हम्म। फिर वहाँ से मैंने प्रिपरेशन किया एंड वहाँ से अच्छे से प्रिपरेशन करने के बाद फिर एग्ज़ाम वगैरह देके मेरे 460 रैंक आई थी। ओके। एंड देन उसके बाद मैंने आईआईटीज़ वगैरह में अप्लाई किया, तो मुझे काफ़ी सारे आईआईटीज़ में हो गया था। तो मैंने आईआईटी दिल्ली का एमटेक एआई चूज़ किया था क्योंकि बीटेक लास्ट ईयर में मुझे थोड़ा एआई वगैरह में इंटरेस्ट आया था, तो इसीलिए मैंने वो चूज़ किया था रेदर देन एमटेक सीएसई। अच्छा, एक चीज मैं आपसे फिर वहाँ पूछना से चाहूंगी कि जैसे कि हुँ, आपका बैकग्राउंड कैसा था। अ, 12th तक मैंने मतलब गाँव से मैं बिहार से हूँ, तो गाँव से ही मैंने पढ़ाई वगैरह की है, तो हिंदी मीडियम से ही मैंने पढ़ाई किया था। हम्म। एक्चुअली इंग्लिश वगैरह का मेरे को एप्रॉक्स समझ लीजिए कि ज़ीरो इन नॉलेज था। हम्म। फिर मैंने जेईई वगैरह का प्रिपरेशन किया, तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत इंग्लिश इम्प्रूव हुआ था, बाकी बैचलर्स वगैरह में गए तो उधर थोड़ा रहा। तो बीटेक के ड्यूरिंग मतलब लॉकडाउन आ गया था मेरे टाइम पे, फर्स्ट ईयर में ही लॉकडाउन हो गया था, तो उसमें डेढ़ 2 साल निकल गए, तो पढ़ाई वगैरह उधर भी अच्छे से नहीं हो पाया था। तो अच्छा। उसके चक्कर में क्या हुआ फिर मैं मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने ऑप्शन वगैरह फाइंड वगैरह किया, तो गेट के बारे में मतलब आइडिया आया एंड सोचा कि इसका प्रिपरेशन करते हैं, अगर हो गया तो हम्म। अच्छा रहेगा। तो जस्ट मैंने बीटेक जब एंड हुआ तो मेरे को बस गेट मैंने निकाला था, गेट का अच्छे से नॉलेज था। बाकी उसके अलावा मैंने कभी प्रोग्रामिंग वगैरह अच्छे से नहीं की थी, कुछ भी डीएसए वगैरह कुछ नहीं किया था। थियोरेटिकल केवल पढ़ा था गेट में एंड ओके। इम्प्लीमेंटेशन टाइप का लाइक लीड कोड वगैरह कुछ नहीं किया था। जैसे कि तो आप तो जस्ट सी टियर थ्री लैंग्वेज पता था। मतलब ओके, जैसे आप तो टियर 3 हुँ, कॉलेज से हुँ, हैं, मतलब आपने जैसे कि बताया, तो उधर से आने का कैसा एक्सपीरियंस रहा टियर मतलब। 3 था। हाँ, हाँ। तो ये मुझे थोड़ा बताइए, क्योंकि टियर 3 कॉलेज से एक स्टूडेंट आता है, उसके लिए गेट एग्जाम की तैयारी करना बहुत मुश्किल है। एक कॉलेज का बैरियर भी हो जाता है, हाँ, तो कैसे आपने उस चीज को मैनेज किया। हुँ, हुँ। जैसे कि मैंने बताया कि लाइक लॉकडाउन हो गया था ना, तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उस टाइम पे तो कोई बैरियर नहीं था क्योंकि लॉकडाउन में अटेंडेंस का कोई इश्यू नहीं था, कुछ नहीं था। हाँ। तो मैंने निकाल लिया उधर थर्ड थर्ड ईयर में फर्स्ट अटेम्प्ट। फिर सेकंड टाइम पे एक्चुअली कॉलेज वगैरह ओपन हो गई थी, तो उधर थोड़ा कॉलेज जाना था। कभी-कभी जा रहे थे बट मुझे लगा मैं भूल गया था अटेंडेंस के बारे में, किसका क्राइटेरिया होगा, क्योंकि उधर 2 साल से था नहीं कुछ, तो मैं कॉलेज बहुत कम जा रहा था। हम्म। मेरे याद है 30 या 33% अटेंडेंस थे, इतने के अराउंड ही थे। तो अच्छा। उसका उसके चक्कर में मेरे को इश्यू भी हुआ था लास्ट अटेम्प्ट में, इसलिए मेरा थोड़ा रैंक 400 आ गया कि अक्टूबर तक मैंने सारा सिलेबस वगैरह सब कुछ रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट सब कंप्लीट कर लिया था, हम्म। अक्टूबर तक फाइनल अटेम्प्ट में। तो ओके। मेरे अच्छे खासे मार्क्स 80, 90 मार्क्स आ रहे थे मॉक टेस्ट में अक्टूबर के अराउंड। तो उधर मैं घर चला गया था, लाइक हमारे यहाँ 1 डेढ़ साल से मैं घर भी नहीं गया था, तो घर गया था दिवाली में, तो उधर ही रह गया एप्रॉक्स 20-25 दिन। फिर एक्चुअली वो था ना कि हाँ, प्रिपरेशन है अभी तो कोई हम्म। इतना टेंशन नहीं है। हाँ। 3 मंथ अभी बचे हुए हैं तो ओके। फिर हम कॉलेज आए तो नवंबर एंड में शायद कॉलेज आ गए थे, तो मेरे पास 2 मंथ था। फिर कॉलेज आने के बाद क्या हुआ कि
अटेंडेंस हमारे कम थे, तो कॉलेज वालों ने थोड़ा वो इश्यू कर दिया कि जिनका-जिनका अटेंडेंस कम है, उन्हें एग्ज़ाम नहीं देने देंगे सेमेस्टर का फाइनल। तो थोड़ा वो प्रॉब्लम हो गया था, फिर सब काफ़ी सारे स्टूडेंट का अटेंडेंस कम था, तो सभी ने कुछ-कुछ रिक्वेस्ट वगैरह किया, बात किया एचओडी वगैरह से। हुँ, तो फिर उन्होंने क्राइटेरिया रख दिया कि लास्ट 20 या 25 डेज़ उन्होंने बुलाया कि पूरा क्लास आना है एंड सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक क्लास में रहना, वो पूरा असाइनमेंट दे रहे थे कि लिखो, पूरा दिन वही करना है, वो एज़ अ पेनल्टी उन्होंने दिया था सबको। तो फिर 20-25 दिन उधर चले गए, उसमें भी फिर हुँ, गेट नहीं हुँ। कर पाए बहुत एंड लेट उसके हो बाद गया होगा आपके मतलब कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम तभी होती है, जैसे अभी भी स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं कि मैम अभी हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहे हैं, हुँ, इंटर्नशिप है, हुँ, हुँ। प्रोजेक्ट्स है। मतलब इसके टाइम पे कैसे आपने फिर से अपनी कंसिस्टेंसी को वापस लाया एग्ज़ाम के लिए? तो वो वही मतलब फिर क्या हुआ दिसंबर एंड में सेमेस्टर का एग्ज़ाम आ गया, एग्ज़ैक्टली। तो आई गेस अ जनवरी फर्स्ट वीक तक एग्ज़ाम वगैरह कंप्लीट हो गया था। फिर मेरे पास बस 20-25 दिन ही बचे हुए थे। इधर लास्ट 2 ढाई महीने से मैंने पढ़ा ही नहीं था गेट का, तो ऑलमोस्ट सारा चीज़ भूल भी गया था और 20 दिन हुँ, बचे थे। और एक्चुअली मेरा प्लेसमेंट भी हुआ था, तो वो कंपनी भी जॉइन करनी थी मुझे। तो फिर मैंने कंपनी भी जॉइन की, तो फिर कंपनी में भी काम कर रहे हैं, फिर गेट का तो बहुत ही कम मतलब बहुत कम पढ़ाई हो पाया था लास्ट में। हुँ, तो हुँ। जो भी है थोड़ा बहुत मैनेज किया मैंने लास्ट के जनवरी के लास्ट 1 वीक थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत किया मतलब जॉब भी कर रहे थे बट काम-वाम भी किया एंड रिवीज़न वगैरह किया। तो आपकी डेली रूटीन क्या थी मतलब? आपने जॉब भी किया, फिर साथ में गेट तैयारी भी की, फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम भी था। अ, सेमेस्टर एग्ज़ाम था तो उस टाइम पे जैसे कि मैंने बोला पेनल्टी लग गया था ना तो शाम में आने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, 2-3 घंटे फिर भी मैं निकाल लेता था। आने के बाद थोड़ा फ्रेश वगैरह होके नाश्ता-वास्ता करके थोड़ा 2-3 घंटे पढ़ लेते थे। हुँ, हुँ। ऐसे ही हो रहा था लास्ट में। बाकी जब मैं गेट का जब प्रिपरेशन कर रहा था शुरू में, हाँ। उस टाइम पे ऐसा था कि मैंने बताया मैं क्लासेस नहीं जा रहा था, बहुत ही कम जाता था। तो जैसे कि सुबह वगैरह उठे उसके बाद पढ़ाई करते रहते थे रात तक रेगुलर मतलब तो मतलब कि कंटीन्यूअस डेली बीच में पर बस 1-2 घंटे का ब्रेक लेता था। ओके, ओके। तो पर डे आप कितना आवर्स हुँ, पढ़ रहे थे? मोर देन 8 टू 9, 10 कभी-कभी जाता ओके। था। ऐसे रेगुलर रहा है मेरा 7-8 मंथ तक रेगुलर। अच्छा, अच्छा। तो आपने मतलब जब एकदम मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था हुँ, उस हुँ। टाइम पे तो इससे भी ज़्यादा था। उस टाइम पे 10 आवर तो एवरेज रहता था। तो अच्छा, इसीलिए अच्छा। थोड़ा अच्छा रैंक आ भी गया था 50% हुँ। सिलेबस में भी। तो हुँ, स्टूडेंट्स क्योंकि की जो जो भी मैंने पढ़ा था ना उसे अच्छे से सीखा था। हाँ, अच्छा, बोलिए? स्टूडेंट्स का मेन डाउट ये हुँ। होता है कि कंसिस्टेंट कैसे रहें? जैसे कि एक दिन तो बड़ा जोश होता है कि 10 से 12 घंटे पढ़ लिए, पर उसको लगातार कैसे मतलब कैरी ऑन करें? हाँ, उसके लिए वो होता है ना कि मतलब ऐसे कंसिस्टेंट नहीं रह सकते विदाउट एमलेस। कुछ एम होगा ना तभी ना वो गेट का प्रिपरेशन करे। तो जो एम है वो हमेशा माइंड में एम रखना है, उसके लिए काम करना है। बस इतना ही सिंपल है। मेरे को पता था कि मेरे को जाना है अच्छे कॉलेज में, यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है एंड लाइफ में कुछ अच्छा करना है, तो यहाँ से टायर 3 से अगर जॉब भी ले लिए तो उस लेवल तक जाने में 10-15 साल लग जाएँगे। वहाँ से डायरेक्ट फर्स्ट ईयर डायरेक्ट प्लेसमेंट जितना लगेगा आईआईटी से। तो हुँ, वो मैटर करता है। तो वो था बैक ऑफ द माइंड एंड फर्स्ट ये था और सेकंड ये था कि मुझे इंटरेस्ट आ रहा था जब मैं पढ़ रहा था तो उसको ना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कभी पढ़ा ही नहीं गेट को। अच्छा। सब्जेक्ट को मैं सीख रहा था, समझ रहा था कि एक्चुअल में हो कैसे रहा है, विजुअलाइज़ वगैरह करता था। मान लीजिए आप सीओए पढ़ रहे हैं, तो मैं पूरा विजुअलाइज़ेशन कर रहा था, एक्चुअल में कंप्यूटर के अंदर सारे हो कैसे रहा है डेटा ट्रांसफर एंड ऑल कैसे ओएस कैसे काम करता है। तो इंटरेस्टिंग बना के इंटरेस्ट ला के पढ़ते थे, इसलिए मतलब कभी बोर नहीं हुए, तो रेगुलर हम पढ़ते रहे कंसिस्टेंट। तो जैसे ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन तो आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट लगा कि बहुत चैलेंजिंग है? कोई फुल सब्जेक्ट तो नहीं लगा मतलब कुछ पार्ट्स लगे थे हुँ, कभी-कभी। जैसे कि मेरे को टीओसी में लास्ट में डिसाइडेबिलिटी, अनडिसाइडेबिलिटी है, तो वो थोड़ा ओके। मतलब मुश्किल लग रहा था क्योंकि एक्चुअली टीचर ने शायद अच्छे से नहीं पढ़ाया था, इसलिए थोड़ा हो जाता है। ये भी होगा हाँ, हाँ। एंड हुँ, डिस्क्रीट मैथ के कुछ पार्ट थे हुँ। ग्रुप थ्योरी एंड ऑल, तो वो सब थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का लगा था मुझे। उसके अलावा कुछ नहीं, बाकी सब अच्छे से पढ़ लिया था मैंने। तो उसको आपने कैसे इम्प्रूव किया मतलब या फिर उसको स्किप कर छोड़ दिया? दिया था मैंने। छोड़ दिया? एक 2 अच्छा। हाँ, 2-3 कुछ चीज़ें स्किप कर दिया मैंने, हुँ, बाकी हुँ। सब कर लिए थे अच्छे से। हुँ। वैसे गेट स्टूडेंट्स को अपना सिलेबस कब तक कवर कर लेना चाहिए?
सितंबर तक कर लेना चाहिए जनरली, लेकिन अगर थोड़ा लेट है तो अक्टूबर तक भी चलेगा, क्योंकि उसके बाद एटलीस्ट हमारे पास एटलीस्ट सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद 4 महीने तो होने चाहिए, क्योंकि उसमें हमें रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू वगैरह एक बार और करना होता है, फिर मॉक टेस्ट वगैरह देना है, तो थोड़ा 4 महीने चाहिए जिससे कि सारे बैलेंस हो जाते हैं और हम इम्प्रूव कर पाते हैं। ओके। एटलीस्ट 4 मंथ चाहिए एग्ज़ाम से पहले। हुँ। एटलीस्ट 4 मंथ सिलेबस को कवर करने के लिए, है ना? और सिलेबस कवर करने के लिए तो हमारे पास होने चाहिए एग्ज़ाम के लिए। हाँ। हुँ, और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या रोल होता है गेट एग्ज़ाम में? एग्ज़ाम में मतलब नहीं पता, बट एक्चुअली क्या है कि प्रीवियस ईयर करने से वो होता है कि मतलब आइडिया हो जाता है बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम का, क्योंकि लेवल पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन्स आएँगे और कॉन्सेप्ट मैच कर जाते हैं, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन्स आएँगे ना, एक्स्ट्रा तो कॉन्सेप्ट बनेंगे नहीं। तो वो लास्ट के 30-40 ईयर से एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो वो सारे क्वेश्चन करने से कुछ-कुछ क्वेश्चन मैच भी कर जाते हैं थोड़ा बहुत, बट मैक्सिमम ऐसा है कि कुछ ना कुछ अगर आप पीवाईक्यू किए तो आइडिया रहेगा कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं ऑलरेडी, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में आते हैं। कुछ नए भी होते हैं, बट कुछ ना कुछ रिलेटेड भी क्वेश्चन मैक्सिमम आ ही जाते हैं, तो हुँ, कर सकते हैं अगर पीवाईक्यू किए हैं अच्छे से और माइंड में है तो। हुँ। तो आपने गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितनी बार सॉल्व किए थे? मैंने तो 2 बार किए थे शायद। एक बार अलग सब्जेक्ट कंप्लीट करा था उस टाइम पे हुँ, हुँ। और लास्ट में। अच्छा। हुँ। और टॉपिक वाइज़ मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज़ मॉक टेस्ट का भी कुछ रोल होता है? मैं तो नहीं दिया था क्योंकि मैं डिमोटिवेट हो जाता था। मैंने ट्राई किया था सब्जेक्ट वाइज़ का, तो उसमें क्या होता है ना कि मार्क्स कम आ जाते हैं। हुँ, हुँ। ओवरऑल में क्या होता है फुल मॉक टेस्ट में कि आपके सारे सब्जेक्ट 1-2 सब्जेक्ट अच्छे भी नहीं होंगे, लेकिन ओवरऑल बैलेंस रहता है तो कुछ ना कुछ मार्क्स आ जाते हैं। सब्जेक्ट वाइज़ में कभी-कभी हो जाता था कि 10 नंबर का सब्जेक्ट टेस्ट है और 1-2 नंबर आ रहे हैं, तो थोड़ा ज़्यादा डिमोटिवेटिंग था। तो ओके। मैं सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट को टेस्ट नहीं देता था, उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए मैं यूज़ करता था, बस। अच्छा, अच्छा। ओके, तो मतलब हुँ, आपने मॉक टेस्ट मैंने बस फुल मॉक टेस्ट किए हैं। ओके, ओके। तो आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट कितने लगाए थे? कुछ लगभग याद हो तो? 10 से 15 किए होंगे आई गेस, ज़्यादा नहीं किए थे 10 से ओके, 15। ओके। फिर आपने एनालिसिस भी हुँ। किया होगा। तो हुँ, मतलब हुँ, वो तो करते थे, मॉक टेस्ट देने के बाद अच्छे से एनालिसिस करते थे। तो वो थोड़ा-सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। हाँ, थोड़ा-सा टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर दीजिए स्टूडेंट्स के साथ कि कैसे एनालिसिस करना चाहिए टेस्ट सीरीज़ का? तो मेरा ऐसा मैं ऐसे करता था कि मॉक टेस्ट मतलब जो भी है 3 घंटे मैं प्रॉपर बैठ के देता था। लोगों का मैंने देखा भी है, मेरे फ्रेंड्स लोग भी प्रिपरेशन साथ में करते थे। हुँ, तो हुँ। लोग 1 डेढ़ घंटे दे देते, उठ जा रहे थे कि क्वेश्चन्स नहीं बन रहे। मैं बोलता था कि एटलीस्ट बैठो 3 घंटे, नहीं बन रहे, दिमाग लगाओ, कुछ ना कुछ बनेगा। प्रैक्टिस करो 3 घंटे बैठने का, एग्ज़ाम में भी 3 घंटे बैठना है। हुँ, तो हुँ। माइंड को उतने देर एक्टिवेट रखना है 3 आवर्स, तो वो करना है पहले। उसके हुँ, बाद मैं टेस्ट देने के बाद फिर क्या करता था कि एक ब्लैंक शीट लेता था एंड उसपे वो टेस्ट वगैरह का जो भी है, टेस्ट 1-2 जो भी है लिखना है एंड कितने मार्क्स का है एंड पहले वो सारे नंबर लिखता था 1 टू 65 तक। हुँ। उसके बाद जो-जो करेक्ट है उसको करेक्ट करते गए, जो मैंने मिस किया वहाँ पे रेड लाइन कर देता था एंड जो क्वेश्चन्स गलत हुआ वहाँ पे मैं लिखता था कि कौन-सा कॉन्सेप्ट मतलब था क्वेश्चन में और मैंने गलत किया, तो वो लिखता था कॉन्सेप्ट्स के नेम और जो क्वेश्चन मैंने मिस किया उसमें भी कॉन्सेप्ट्स के नेम लिखता था। तो इससे आइडिया होता था कि ये कॉन्सेप्ट्स मेरे वीक हैं, तो उसे हम दोबारा रिवीज़न करते थे सेम डेज़ पे। हुँ। एंड जो सही है वो सही है, तो वो मार्क्स देखते थे कि मतलब कितना आया, कितना नेगेटिव गया और नेगेटिव मार्क्स जितना गया उसको कम करना है नेक्स्ट टाइम से। एंड सिली मिस्टेक्स बहुत होते थे शुरू में, तो वो देखना है कि क्यों सिली मिस्टेक हो रहा है। तो रीज़न मैक्सिमम ये रहता है कि क्वेश्चन्स कुछ बड़े होते हैं, हम पढ़ते जाते हैं एंड लास्ट में भूल जाते हैं। क्योंकि लास्ट में कुछ वैल्यू आया, एक्स का वैल्यू 100 आया और उसने पूछ रखा है x/2 का वैल्यू या माइनस एक्स का वैल्यू, ऐसे करके क्वेश्चन्स पूछते हैं। हुँ, बट हुँ। आप एक्साइटमेंट रहता है क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लोग टिक करके निकल जाते हैं। तो वही क्वेश्चन्स अच्छे से पढ़ना है एंड जो पूछा है वो एटलीस्ट पेपर में लिख लेना है रफ में कि क्या क्या निकालना है, वो हुँ, हुँ। वेरीफाई करना है। अगर लिखते नहीं है तो वो थोड़ा गलत हो जाता है। ओके। एंड कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शंस में पूछ लेते हैं कि फॉल्स कौन-सा है वो बताओ। लेकिन हम हमारे माइंड में हमेशा ये रहता है कि ट्रू मानना है। ओके, तो वो ट्रू। भी गलतियाँ हुँ, होती है। तो ये सब सिली मिस्टेक रेक्टिफाई करना है। तो ऐसे करके धीरे-धीरे इम्प्रूव हो गया था। ओके, ओके। तो हुँ। बेसिकली आपने पूरा अच्छे से गाइड कर दिया। तो अब तो ये सब जर्नी आपने जो बताई कि गेट प्रिपरेशन तक की थी। तो जो गेट का हाँ, रिज़ल्ट आया, फिर उसके बाद क्या रिएक्शन था आपका? एक्सपेक्टेड था कि और भी अच्छा रैंक आना चाहिए या फिर ठीक था, सही था, कैसा था? ये एक्सपेक्टेड तो नहीं था ये।
बट मतलब एक्सपेक्टेड तो शुरू में जब प्रिपरेशन वगैरह किए थे, फुल प्रिपरेशन हो गए थे, तो एक्सपेक्टेड था कि टॉप 10 में रैंक आएगा क्योंकि मेरे 80-90 मार्क्स मॉक में भी आ जा रहे थे। हुँ, बट हुँ। लास्ट में जो 3 मंथ्स मेरे साथ जो-जो हुआ है ना, उसके चक्कर में हाँ, सब मैं भूल गया एंड एग्ज़ैक्टली। 64 मार्क्स के अराउंड आया था, तो उसमें मेरे को लग रहा था फिर भी कितना भी खराब होगा, तो हाँ, 200 के आस-पास रैंक आया क्योंकि 2022 में जब मैं पेपर दिया था, उस टाइम पे जिसके 60 प्लस मार्क्स थे, वो अंडर 100 था क्योंकि उस टाइम पे पेपर टफ आया था। हुँ, बट मेरे टाइम पे क्या हुआ नेक्स्ट टाइम पे 64 पे भी मेरा 460 रैंक आ गया, तो वो थोड़ा ज़्यादा डिमोटिवेटिंग था। फिर मैंने सोचा था कि दोबारा प्रिपरेशन करूँगा गेट का, दोबारा एग्ज़ाम दूँगा। हुँ, हुँ। बट फिर भी मैंने अप्लाई वगैरह किया, आईआईटीज़ वगैरह का फॉर्म आ गया था, तो अप्लाई किया, तो हो ओके। गया मेरे को। मतलब आईआईटी खड़गपुर में सीएसई मिल गया था, कानपुर में, आईआईटी बॉम्बे में एमएस मिला था। तो सारे कॉलेजेस में मिल गए थे, टॉप कॉलेजेस में। हुँ। फिर आपने प्रिपरेशन दोबारा नहीं की क्योंकि सारे जो आपको अपॉर्च्युनिटीज़ चाहिए थे वो मिल ही गए थे आपको। अच्छा तो अब यहाँ पे हाँ, जैसे हो कि गए आईआईटी मतलब हाँ, एमटेक आईआईटी दिल्ली में। हुँ, हुँ। तो हाँ, हाँ। आईआईटी दिल्ली में एंट्री जब आपने किया तो आपको कैसा फ़ील हुआ? ये थोड़ा शेयर कीजिए। क्योंकि जब एक बच्चा इतना ड्रीम देखता है और उस वो तो ड्रीम तक बहुत ही पहुँचता है एग्ज़ैक्टली। एक्चुअली जिस दिन ऑफर आया था आईआईटी दिल्ली का कि लाइक एमटेक ऑफर हुआ है, हुँ, उस दिन हुँ। मेरे आँखों में आँसू आ गया था। मतलब पूरे मैंने घर पे भी बताया बहुत खुश होके, फैमिली में मतलब पापा लोगों को, मम्मी लोगों को, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा था। उनके भी आँखों में आँसू आया था, बात किया था। तो वो बहुत ही अलग मोमेंट था क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को इतने अच्छे कॉलेज मिलेगा, रैंक कम था, मतलब अच्छा नहीं था उतना, 400 था तो। बट मैं एक्चुअली एआई में एडमिशन लेने के लिए अलग से इनका रिटेन टेस्ट होता है, तो वो मैंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था उधर। तो हुँ, इसलिए मेरे को उधर फर्स्ट राउंड में ही मिल गया था। तो बहुत ही अच्छा था, फिर आईआईटी में एडमिशन मिला तो आए तो फर्स्ट वीक तक तो मतलब क्लासेस जा रहे थे, बस मज़ा, मतलब एकदम माइंड में हैप्पीनेस था, मतलब पढ़ाई वगैरह उतना नहीं कर पा रहे थे। बट हुँ। ये था कि आते ही थोड़ा बैंड बज गया था क्योंकि आईआईटी का अलग ही है पढ़ाई, बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब टायर 3 कॉलेज में तो कुछ हम पढ़े ही नहीं थे हम, लाइक एग्ज़ाम जब हो रहा है न, रात में पढ़ के पीपीटी वगैरह कहीं-कहीं से ढूँढ के पढ़ के निकाल ले रहे थे। वहाँ पूरा सेमेस्टर पढ़ने के बाद भी एग्ज़ाम में 100 में से 20 नंबर आ रहे हैं, 15 नंबर आ रहे हैं, ऐसा था। वहाँ बहुत टफ है। तो वो रहा, तो 2 साल बहुत, 2 साल नहीं मतलब 1 से डेढ़ साल मेरा बहुत खराब रहा आईआईटी दिल्ली का। मतलब एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं था। डेंजर अच्छा, था मतलब ऐसा। मतलब काफ़ी जैसे कि टियर हुँ, 3 कॉलेज से एकदम डायरेक्ट आईआईटी में एंट्री फिर वहाँ का एनवायरनमेंट और ब वहाँ के जो प्रोफ़ेसर्स हैं वो बिल्कुल काफ़ी अलग होंगे, है ना? बहुत, ज और वहाँ पे हमारी क्लासेस बीटेक वालों के साथ चलते हैं, पीएचडी के साथ साथ ही में हुँ, होता है, ग्रेडिंग भी सेम साथ ही में होता है, रिलेटिव ग्रेडिंग होता है। तो उनसे कम्पीट करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा हो जाता है क्योंकि वो लोग ऑलरेडी 3 साल 4 साल से पढ़ रहे हैं आईआईटी में बीटेक वाले, और जेईई एडवांस में अंडर 100 रैंक वाले हैं वो लोग आईआईटी दिल्ली में, तो हुँ, हुँ। उनके साथ साथ में बैठ के पढ़ना, उनसे कम्पीट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो तो वही एक थोड़ा प्रेशर नाइटमेयर आपको फ़ील रहता हो है। रहा था? बहुत, मैंने तो 2-3 बार प्लान बना लिए थे कि मैं छोड़ दूँगा, अभी मैं एमटेक छोड़ रहा हूँ यहाँ से। ऐसा हो गया था, 2-3 बार हुआ था मेरे साथ, अच्छा, बट वो रह गए फिर भी। काफ़ी डिफ़रेंस था वहाँ पे। तो अब यहाँ बहुत पे ज़्यादा। बात करते हैं हम रिसर्च की, जो आपने मतलब एआई रिसर्चर का एक अपॉर्च्युनिटी आपको मिला जापान में। तो वो रोल आपको कैसे हुँ, मिला? हुँ। क्या प्रोसेस था उसका? प्रोसेस तो सेम ही था सभी का जो भी था, एक्चुअली कंपनी आती है कैंपस में जो भी, हुँ, हुँ। उसमें हमें फिल करना होता है जैसे भी, उसके बाद बस सिंपल है कि टेस्ट वगैरह वो लोग लेते हैं एंड हुँ, एक्चुअली जो मेरी कंपनी है उसमें मैंने जो प्रोजेक्ट्स वगैरह रिज़्यूमे में मेंशन किया था, वो मैच कर रहा था इनके वर्क से। तो इसीलिए इनको ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा था क्योंकि जो बाहर की जो भी बड़ी कंपनी है, वो लोग जनरली देखते हैं कि आपका वर्क आपने किस चीज़ में कर रखा है, अगर वो अलाइन हो रहे हैं, तो आपको अपॉर्च्युनिटी ये लोग देंगे। तो पहले तो रिटेन टेस्ट हुआ था कोडिंग वगैरह का, तो वो सब मैंने निकाल लिया था। वो सब मतलब नॉर्मल ही था। इसके बाद फिर रिज़्यूमे शॉर्टलिस्टिंग वगैरह होता है, तो वो हो गया था। फिर इंटरव्यू हुआ, 2 राउंड टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें बेसिकली वही है, जो मैंने प्रोजेक्ट किया उन पे बात हुआ था एंड ये कुछ लाइक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपने कुछ कंपनी में काम चला उससे रिलेटेड पूछ रहे हैं, मान लो ये सिचुएशन है, तुम यहाँ पे कैसे हैंडल करोगे, क्या-क्या प्रोसेस करोगे? तो उसी टाइप के क्वेश्चन्स रहते हैं, मतलब बेसिकली हो जाता है, उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। तो हुँ। वही है कि अगर आपने पढ़ रखा है पहले से, स्किल्स हैं एंड प्रोजेक्ट अच्छे कर रखे हैं, तो जॉब मिल जाता है कहीं न कहीं। आपने कौन से प्रोजेक्ट पे काम तो किया उतना था? थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए? मैंने तो लाइक
मैंने बहुत सारे लाइक कंप्यूटर विज़न पे किया था, एनएलपी पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में काम किया था। हुँ, हुँ। फिर ग्राफ न्यूरल नेटवर्क मतलब ऑलमोस्ट सारे जितने होते हैं एआईएमएल के सारे टॉप कोर्सेज़ है, सारे मैंने आईआईटीज़ में किए थे। तो अच्छा। प्रोजेक्ट्स वगैरह भी किए थे काफ़ी सारे। अच्छा, अगर हुँ। एक बच्चा आज की डेट में पूछता है आपसे कि एआई रिसर्चर बनने के लिए क्या-क्या स्किल्स होने चाहिए? तो आप क्या उसको बोलेंगे मतलब? रिसर्चर बनने के लिए तो मतलब पहले तो अभी अभी बहुत सारी कंपनियों का ऐसा एक क्राइटेरिया होता है कि रिसर्च पेपर होना चाहिए, तो वो लोग माँगते ही हैं। हुँ, बट मेरा जिसमें हुआ था उन्होंने पेपर नहीं माँगा था। मैं रिसर्च पेपर की पब्लिश है या नहीं, हुँ, हुँ, बट रहता है इंडिया में अगर कोई कंपनी आप जॉब ले रहे हो एआई रिसर्चर रोल पे, तो वो लोग पेपर माँगेंगे कि रिसर्च पेपर है या नहीं। हुँ, एंड बाकी उसके अलावा वैसा कुछ वो नहीं है क्योंकि आप चाहे रिसर्चर रोल लो या इंजीनियरिंग रोल लो, आपके पास मतलब सिमिलर काइंड ऑफ स्किल्स ही रहते हैं क्योंकि वो लोग उतना हुँ, जब इनिशियली प्लेसमेंट होता है उतना उस टाइम पे जज नहीं होता है, सिमिलर ही जज होता है सबका। वो सब तो बाद में जैसे लाइक कंपनी में काम करने के बाद आपका रोल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कि अगर आपने ज़्यादा इंजीनियरिंग वर्क किया है, तो आपको रिसर्चर रोल मुश्किल रहता है मिलना। तो वो बाद में बाकी कॉलेज प्लेसमेंट में फ्रेशर्स को तो से सभी को सेम ही मेहनत करना होता है पढ़ने के लिए सिमिलर टाइप से ही। हुँ, वो तो है। उसका तो तो हाँ, जैसे कि आपने हाँ। आपकी सैलरी 1 सीआर प्लस, तो उसके साथ-साथ इतना मतलब एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाता होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती होगी, तो उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? मतलब कि सैलरी जिस बस लेवल बता की नहीं है। रहे मतलब मैं भी खुद हाँ, बताइए। हाँ? मतलब सैलरी जिस लेवल क्या की मतलब आपकी, लेवल? नहीं समझे फिर से। ओके, जैसे सैलरी आपकी 1 हाँ, सीआर हाँ। प्लस है, तो उसके साथ-साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बढ़ जाती होगी, तो उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? कि मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा काम है या फिर सैलरी के हिसाब से काम ठीक है? नहीं काम तो बाकी लोग जो इंडिया में भी काम कर रहे हैं मेरे फ्रेंड्स लोग, तो काम वग़ैरह सिमिलर ही है मतलब उतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं है यहाँ पे। हुँ, नॉर्मल ही है मतलब अपना जो भी वर्क आवर है उतना जाके काम करके आ जाना है, उतना कुछ नहीं है। बट थोड़ा तो काम का प्रेशर हर जगह रहता ही है, उतना करना ही है। हुँ, बाकी सैलरी यहाँ पे मतलब खर्चे भी बहुत होते हैं, ऐसा है मतलब ज़्यादा मिल रहा है बट यहाँ खर्च भी बहुत है। हुँ, तो महँगा बहुत है जापान, टोक्यो सिटी तो इधर खर्च भी बहुत होते हैं। फिर भी उसके बाद काफ़ी सारा सेविंग हो जाता है, तो बस वही चल मतलब सेविंग का कोई वो नहीं है मतलब घर पे जितना ज़रूरत होता है भेज देते हैं, बाकी रहता है अपने पास। तो उसका मतलब मैनेज हो जाता है, उतना कुछ नहीं है अभी। ओके। एक हुँ। लास्ट क्वेश्चन है कि आपकी लाइफ़ का बिगेस्ट मंत्र क्या है? अ मतलब जो भी ड्रीम मैंने देखा है मतलब कभी भी मैंने कुछ ना कुछ गोल एक फिक्स किया होगा लाइफ़ में, हुँ, उसको बस फॉलो उसको अचीव करने के लिए मतलब जितना मेहनत करना पड़े वो करना है, मुझे बस इतना पता है। लाइक अभी भी मतलब मैं अभी भी वर्क एक्स्ट्रा करता हूँ, ऑफ़िस के अलावा भी अलग से कुछ ना कुछ करता हूँ काम, क्योंकि अभी और बहुत कुछ करना है। हुँ, तो एक वो माइंड में एक सेट है पहले से कि हाँ, मुझे अब यहाँ पहुँचना है, तो वहाँ पहुँचने के लिए अभी बहुत कुछ करना है, तो वो बस करना है, सही वे में। ओके। बस यही है। माइंड में यही है। हाँ, मतलब ये है कि जितना मेहनत कर गोल फिक्स सकते हैं। रखना है और उसके लिए हाँ, वर्क करना है जैसे भी हो। ओके। तो लास्ट मैसेज आप स्टूडेंट्स के लिए क्या देना चाहेंगे? जैसे जो गेट बिगिनर्स हैं, उनके लिए क्या टॉप 3 एडवाइस आप देना चाहते हैं? बिगिनर्स के लिए तो वही है कि सिंपल मतलब रैंडमली प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करना है, मतलब कुछ सोच के ही करना है और जो सोचना है उसके लिए मतलब हमेशा ये नहीं कि वो माइंड में से निकाल लिए सोच के एक बार। हुँ, हुँ। एंड सेकंड बात कि गेट थोड़ा टफ रहता है, शुरू में बहुत टफ लगेगा क्योंकि हम न्यूमेरिकल लेवल पे भी जाते हैं सब्जेक्ट्स में, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सभी पढ़ना, याद रखना मुश्किल होता है, तो बस कंसिस्टेंट रहना है एंड रिवीज़न प्रैक्टिस करते जाना है। शुरू में 1-2 महीने मतलब लगेगा कि नहीं होने वाला है, बट हो जाता है धीरे-धीरे। उसके बाद फिर स्पीड भी आ जाता है 2 महीने के बाद, तो करते रहना है कंसिस्टेंटली एंड प्रैक्टिस वगैरह करना है और अपना जो गोल है हुँ, उस पे बस फ़ोकस रखना है, उसके बारे में ही सोचना है और कुछ नहीं। बाकी एन्जॉयमेंट वग़ैरह बाद में होता रहेगा, लोग ऐसा है कि पढ़ रहे हैं, फिर खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, मतलब वो सब बाद में कर लेना है, अभी पढ़ाई के टाइम पे मुश्किल हो जाएगा। लाइक ट्रिप पे कहीं जा रहे हैं, लॉन्ग ट्रिप पे 1 हफ़्ते, 2 हफ़्ते, तो फिर पढ़ाई छूट जाएगा, फिर उसके बाद आने के बाद तो ये सब डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना है जब हुँ, आप प्रिपरेशन कर रहे हो गेट का तो, हुँ। मेरा यही है। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच क्योंकि इसके बाद लाइफ़ हुँ, चेंज हो हुँ। जाता है डायरेक्ट। हाँ, हाँ, बिल्कुल लाइफ़ चेंज हो जाता है जैसे कि हाँ, आप सबसे हाँ, बड़ा एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं। इसीलिए आपके साथ इंटरव्यू हमने वही। लिया और इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलता है जैसे कि आपने जेईई फेल किया बट उसके बावजूद भी
आप एमटेक तक पहुँचे, आईआईटी दिल्ली तक पहुँचे। तो जेईई फेल स्टूडेंट्स को हुँ, क्या आप मोटिवेशन देना चाहेंगे जो अभी इस टाइम पे हैं, जो टाइम आपने मतलब हुँ, हुँ, सफ़र हुँ। किया था?